वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम एक इंग्लिश मेटाफिज़िकल पोइट यानी एंड्रयू मार्वेल की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है द गार्डन यानी बाग। ये पोइम थॉट्स इन अ गार्डन के नाम से भी फेमस हुई और ये मिसलेनियस पोइम्स में 1681 में पब्लिश हुई। इस पोइम में पोइट ने अपनी पोइटिक इमेजिनेशन का जिक्र किया है और ब्यूटी ऑफ नेचर का जिक्र किया है। ये पोइम टोटल 9 ऑक्टेव्स पर कंसिस्टेड है। ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टैंजा। तो 9 ऑक्टेव्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 72। पोइट कहता है हाउ वेनली मैन देमसेल्व्स अमेज। इंसान किस फजूल हद तक अज खुद ही अपने आप ही हैरान होते हैं, मेहनत करते हैं टू विन द पाम द ओक और बेस। पाम के दरख्त के पत्तों को हासिल करने के लिए, ओक और बेस के पत्तों को हासिल करने के लिए। यानी पुराने ज़माने में जीतने के बाद कुछ क्राउन्स दिए जाते थे जिसमें पाम का जो पत्ता था वो विक्ट्री का सिंबल था, ओक का पत्ता लीडरशिप का सिंबल था और बेस के जो पत्ते थे वो पोइटिक टैलेंट का सिंबल थे। तो इसलिए पोइट ने ये कहने की कोशिश की है कि लोग ये छोटे छोटे क्राउन्स हासिल करने के लिए किस हद तक यानी हैरान कुन हद तक बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे जो कि बिल्कुल बेकार और फजूल हुआ करती थी। एंड देयर अनसीसेंट लेबर्स सी, और उनकी जो एक मसलसल लगातार मेहनत थी, सी क्राउंड, वो उस ताज को देखती थी फ्रॉम सम सिंगल हर्ब और ट्री, जो कि किसी एक जड़ी बूटी या दरख्त से हासिल होता था। यानी उस लगातार मेहनत के नतीजे में किसी एक दरख्त से उन्हें या एक झाड़ी से या एक जड़ी बूटी से उन्हें पत्ते उतार कर एक क्राउन की शक्ल में दे दिए जाते थे। तो इसलिए उनकी ये मेहनत बिल्कुल फजूल होती थी कि एक अदना सी चीज़ के लिए उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। हुज शॉर्ट एंड नैरो वर्ज्ड शेड, और इन दरख्तों और इन झाड़ियों का जो छोटा और तंग सा तकसीम शुदा साया था, डज प्रूडेंटली, वो बड़ी चालाकी से, देयर टॉयल्स अपब्रेड, उनकी इस मेहनत का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता था। यानी उनकी मेहनत पर बहुत ज़्यादा तनकीद या सरजनिश करता था। यानी दरख्तों के पास और पौधों के पास तो बहुत से पत्ते होते हैं और उनका बहुत ज़्यादा साया होता है, तो इसलिए वो साया उनकी मेहनत का मजाक उड़ाता था कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा पत्तों की बहुतात है और उनमें से एक पत्ता तुम्हें तुम्हारी इतनी मेहनत के एवज़ मिल रहा है। वाइल, जबकि ऑल द फ्लावर्स एंड ट्रीज़, जबकि फूल और दरख्त, डू क्लोज टू वीव द गार्लैंड्स ऑफ रिपोज, वो एक फूलों का हार बनाने के लिए एक दूसरे के करीब हो जाते थे। और वो हार कौन सा था? वो सुकून और अमन का हार हुआ करता था। यानी दरख्त और फूल एक दूसरे के करीब हो जाते और उनके पत्ते और फूल आपस में मिलकर एक हार बना लिया करते थे और वो हार जो था वो अमन और सुकून का हार हुआ करता था। फेयर क्वाइट, यानी खूबसूरत खामोशी। हैव आई फाउंड दी हेयर, मुझे तुम यहाँ मिली हो। यानी ए खामोशी, तुम मुझे इन बागात, इन जंगलात में मिली हो। एंड इनोसेंस दाई सिस्टर डियर, और जो मासूमियत है वो तुम्हारी प्यारी बहन है। यानी मासूमियत और ख़ामोशी एक दूसरे की बहनें हैं। मिस्टेकन लॉन्ग आई सॉट यू देन, मैं बहुत अरसा ये गलती करता रहा कि मैं तुम्हें तलाश करता रहा। इन बिज़ी कंपनीज़ ऑफ मैन, इंसानों की मसरूफ़ सोहबत में। यानी ए खामोशी और मासूमियत, मैं बहुत अरसा ये गलती करता रहा कि मैं तुम दोनों बहनों को इंसानों की मसरूफ़ सोहबत में तलाश करता रहा। योर सीक्रेट प्लांट्स, और जो तुम्हारे पाकीज़ा और मुक़द्दस पौधे हैं। इफ़ हेयर बिलो, अगर वो यहाँ पर कहीं हैं। ऑनली अमंग द प्लांट्स विल ग्रो, तो ये मुक़द्दस पौधे सिर्फ़ पौधों में ही उगेंगे, ये इंसानों में कहीं भी नहीं मिल सकते। सोसाइटी इज़ ऑल बट रूड, और जो माशरा है वो बहुत सख्ती से अमल पैरा होता है। टू दिस डिलीशियस
सॉलिट्यूड, इस मज़ेदार और खुशनुमा किस्म की तन्हाई के लिए। यानी सॉलिट्यूड का मतलब है ऐसी तन्हाई जो कि इंसान को खुशी मुहैया करे। तो ऐसी खुशनुमा किस्म की जो तन्हाई है उसके मामले में माशरा तो बहुत ज़्यादा सख्ती का बर्ताव करता है, यानी माशरे में ये तन्हाई कभी भी मुयस्सर नहीं आ सकती। नो वाइट नो रेड वॉज एवर सीन, मुझे कभी भी सफ़ेद और सुर्ख रंगों में ये चीज़ दिखाई नहीं दी। यानी अब सफ़ेद और सुर्ख रंग ये वीमन ब्यूटी की तरफ इशारा है, यानी वाइट लड़कियों के फेसेस की तरफ इशारा है और रेड उनके लिप्स की तरफ इशारा है। सो एम्ब्रस एज दिस लवली ग्रीन, यानी इतनी खुशनुमा और इतनी आशिक मिजाजी जितनी कि मुझे इन खूबसूरत ग्रीनरी वाले पौधों और पत्तों और बागात में दिखाई दी है। यानी इन सरसब्ज़ शादाब और ख़ूबसूरत बागात में मुझे जितनी दिल लगी और जितनी दिलकशी और ख़ूबसूरती दिखाई दी है, मुझे ये इतनी खूबसूरती औरत के चेहरों और उनके सुर्ख होंठों में भी दिखाई नहीं दी। फॉन्ड लवर्स, और जो बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म के आशिक हैं, क्रूअल एज देयर फ्लेम, और एक शोले की मानिंद जालिम हैं, कट इन दीज ट्रीज़, वो इन दरख्तों में काट देते हैं, देयर मिस्ट्रेस नेम, अपनी महबूबा के नामों को, वो इन दरख्तों की छाल को काट कर वहाँ पर अपनी महबूबा का नाम लिख देते हैं। लिटल अलास दे नो और हीट, और वो बिल्कुल भी अफसोस इस बात पर है कि वो बिल्कुल भी नहीं जानते और ना ही इस चीज़ पर गौर व फिक्र करते हैं हाउ फार दीज ब्यूटीज़ हर्स एक्सीड, कि उन दरख्तों की खूबसूरती उनकी महबूबाओं से, उनकी बिलव्ड से बहुत ज़्यादा है। फेयर ट्रीज़, खूबसूरत दरख्त, वेयर सो एवर योर बार्क्स, तुम्हारी जो छाल है, आई वॉन्ट, अगर मैंने कभी इन पर ज़ख़म देने की कोशिश की, अगर मैंने तुम्हारी छाल को, तुम्हारे तनों की छाल को छीलने की कोशिश की, नो नेम शैल बट योर ओन बी फाउंड, तो मैं किसी महबूबा का, किसी बिलव्ड का नाम नहीं लिखूँगा, बल्कि ऐ दरख्तो मैं तुम्हारा ही नाम तुम्हारे ऊपर लिखूँगा। व्हेन वी हैव रन आवर पैशंस हीट, जब हम अपने जज्बात की शिद्दत, जज्बात की गर्मी को कम कर लेते हैं, जब हमारे जज्बात में कमी आ जाती है, लव हिदर मेक्स हिज बेस्ट रिट्रीट, तो फिर मोहब्बत भी पसपा हो जाती है, मोहब्बत भी वापस चली जाती है। द गॉड्स हु मोर्टल ब्यूटी चेज, और ऐसे देवता जो कि फ़ानी खूबसूरती का पीछा करते थे, यानी किसी खूबसूरत औरत का पीछा करते थे, स्टिल इन अ ट्री डिड एंड देयर रेस, उनकी दौड़ भी दरख्तों पर जाके ख़त्म हो गई, यानी वो भी नेचुरल ब्यूटी के पीछे लग गए। यानी नेचुरल जो ब्यूटी है वो औरतों और ख़वातीन की मोहब्बत से ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जैसा कि अपोलो हंटेड डेफने सो, जैसा कि जो अपोलो गार्ड था वो डेफने की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया और उसका शिकार करना चाहता था। ओनली दैट माइट लारल ग्रो, लेकिन वो जो डेफने थी वो उससे मोहब्बत नहीं करती थी, इसलिए वो लारल के पौधे में तब्दील हो गई। एंड पैन डिड आफ्टर सिरिंग्स स्पीड, और जो पैन देवता था वो सिरिंग्स की मोहब्बत में बहुत तेज़ी से गिरफ़्तार हो गया। नॉट एज अ निम्फ बट फॉर अ रीड, लेकिन वो एक निम्फ के रूप में ना रही, एक परी के रूप में ना रही, बल्कि वो भी रीड के पौधे में तब्दील हो गई। व्हाट वंडरस लाइफ इज़ दिस आई लीड, मैं किस तरह की हैरानकुन किस्म की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। राइप एप्पल्स ड्रॉप अबाउट माई हेड, जो पके हुए सेब हैं वो मेरे सर के ऊपर गिर रहे हैं, यानी मेरे माथे के ऊपर हैं। द ल्यूशियस क्लस्टर्स ऑफ द वाइन, जो बेलों के रस भरे गुच्छे हैं, अपॉन माई माउथ डू क्रश देयर वाइन, वो अपनी शराब को मेरे मुंह में आकर अंढेलते हैं, यानी वो फलों के जो जत्थे हैं वो अपने फलों को मेरे मुंह के पास लाकर क्रश करते हैं, उन्हें निचोड़ते हैं और मेरे मुंह में अपनी शराब डाल देते हैं, यानी अपना जूस मेरे मुंह में डाल देते हैं। द नेक्ट्रेन एंड क्यूरियस पीच, और जो फलों से भरपूर रस भरा और मुश्ताक किस्म का और बेचैन किस्म का पीच है, यानी आड़ू है। इनटू माई हैंड्स देमसेल्व्स डू रीच, वो खुद ही मेरे हाथों में पहुंच जाता है। स्टम्बलिंग ऑन द मेलन एज आई पास, जैसे ही मैं खरबूजों के पास से गुज़रता हूँ और लड़खड़ा जाता हूँ। इंस्नेयर्ड विद फ्लावर्स, तो मेरे इर्द गिर्द फूल ही फूल होते हैं, यानी फूल मुझे अपने घेरे में ले लेते हैं। आई फॉल ऑन ग्रास, जब मैं घास पर गिरता हूँ तो मेरे इर्द गिर्द फूल ही फूल होते हैं।
मीनवाइल इसी दौरान द माइंड जो मेरा जहन है फ्रॉम प्लेयर लेस उसे ये खुशी बहुत कम महसूस होती है विदड्रॉज इनटू इट्स हैप्पीनेस तो वो अपनी ही खुशी में डूब जाता है। अगर मेरे जहन को मुकम्मल तौर पर खुशी ना दे सके तो वो ख़ुद ही अपनी ही खुशी में डूब जाता है, इस दुनिया से निकल जाता है। लेकिन ये हालत तब होती है जब मैं ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को एंजॉय कर रहा होता हूँ। द माइंड और जो जहन है दैट ओशन ये एक ओशन की तरह है, यानी अनफैदमेबल है, नाकाबिले पैमाइश है। वेयर ईच काइंड जहाँ हर किस्म का डस ट्रेड इट्स ऑन रिजेंबलेंस फाइंड और ये अपनी ही तरह का अपनी ही किस्म का कुछ ना कुछ तलाश कर ही लेता है। इंसानी जहन एक समुंदर है और ये अपनी ही तरह का एक समुंदर तलाश कर लेता है। येट इट क्रिएट्स ट्रांसेंडिंग दीज और ये कोई ऐसी चीज़ तख्लीक कर लेता है जो कि बिल्कुल मावरा हो, बुलंद हो और आला हो। फॉर अदर वर्ल्ड्स एंड अदर सीज़ जो कि दूसरी दुनियाओं से बहुत दूर हो और समुंदरों से अलग कोई चीज़ हो। यानी इंसानी जो जहन है ये इस दुनिया और समुंदरों से बहुत आला और बुलंद चीज़ अज़ खुद तख्लीक कर लेता है। एनिहिलेटिंग ऑल दैट इज़ मेड टू अ ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन शेड और ये एनिहिलेटिंग यानी ये ख़त्म कर देता है ऑल दैट इज़ मेड वो तमाम चीज़ें जो बनी हैं टू अ ग्रीन थॉट एक सरसब्ज़ो शादाब सोच में, इन अ ग्रीन शेड किसी सरसब्ज़ो शादाब साए में। यानी जब इंसान किसी सरसब्ज़ो शादाब बाग में जाता है और उस वक़्त उसके जहन में ताज़ा और सरसब्ज़ो शादाब सोचें आती हैं, इंसानी जहन इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देता है और एक नई दुनिया में चला जाता है। हियर एट द फाउंटेन्स स्लाइडिंग फुट और यहाँ पर फव्वारे का जो फिसलने वाला हिस्सा है और एट सम फ्रूट ट्रीज़ मौसी रूट या किसी फलदार दरख्त का एक ऐसी शाख है जो कि मौसी है जहाँ पर काई उगी हुई हो। कास्टिंग द बॉडीज़ वेस्ट असाइड जब इंसान वहाँ पर पहुँचता है यानी इंसान बाग में लगे हुए फिसलन वाले फव्वारे के पास पहुँचता है या किसी फलों के दरख्त के पास ऐसी जड़ों के पास जाता है जहाँ पर काई उगी हो, तो इस तरह के ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को देखकर कास्टिंग द बॉडीज़ वेस्ट असाइड तो जो मेरी रूह है वो अपने जिस्म के लिबास को उतार कर फेंक देती है। वेस्ट का मतलब है बुनियान, यानी जो मेरा जिस्म है यानी मेरी जो बुनियान है उसे रूह उतार देती है। रूह जो है वो जिस्म के अंदर कैद है, तो इस तरह से रूह का लिबास जिस्म है। तो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को देखकर जो रूह है वो जिस्म के लिबास को उतार देती है। माई सोल इनटू द बॉज डज ग्लाइड और जो मेरी रूह है वो फिर इसी बाग की शाखों में ग्लाइड करती है, इन्हीं बाग की शाखों में आगे कदम बढ़ाती हुई चलती जाती है। देयर लाइक अ बर्ड इट सिट्स एंड सिंग्स और फिर एक परिंदे की मानिंद मेरी रूह इन शाखों पर बैठती है और गीत गाती है। देन वेट्स एंड पॉम्स इट्स सिल्वर विंग्स और फिर अपने सुरमई परों को, अपने चांदी जैसे सिल्वर परों को वो बिल्कुल पहले तो बारीक करती है, वो सान पर रगड़ कर इन्हें हमवार करती है और फिर अपने परों में कंघी करती है। एंटिल प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्गर फ्लाइट और फिर अपने परों को दुरुस्त करने के बाद वो लंबी परवाज़ के लिए तैयारी कर लेती है। वेव्स इन इट्स प्लूम्स द वेरियस लाइट और फिर ये क्या करती है, जो रोशनी लहरों के ऊपर आ रही होती है उसे ये अपने अंदर से गुज़रने देती है, यानी इसके परों के ऊपर जो रोशनी पड़ती है उसे वो अपने परों से गुज़रने देती है। यानी इसके पर इतने ज़्यादा शफ़ाफ़ हो जाते हैं कि इसमें से समुंदर पे पड़ने वाली रोशनी गुज़र सकती है। सच वॉज द हैप्पी गार्डन स्टेट। अब वो एडम और ईव का जो बिब्लिकल इंसिडेंट है उसका जिक्र करता है कि एडम किस तरह से जन्नत में खुश था और उसके बाद क्या हुआ। वो कहता है सच वॉज दैट हैप्पी गार्डन स्टेट, यानी बाग में बहुत ही खुशी का मंजर था। वाइल मैन देयर वॉक्ड विदाउट अ मीट, क्योंकि वहाँ जो इंसान था वो किसी औरत के बगैर तन्हा ही वॉक करता था, क्योंकि उसके पास कोई औरत नहीं थी, इसलिए इंसान बहुत ज़्यादा खुश था। आफ्टर अ प्लेस सो प्योर एंड स्वीट, यानी वो जगह बहुत ही खालिस और बहुत ही खुशनुमा और दिलकश थी। व्हाट अदर हेल्प कुड येट बी मीट, और वहाँ पर उसे किसी और मदद की ज़रूरत नहीं थी। इंसान तन्हा खुश था तो उसे वहाँ किस मदद की ज़रूरत होगी। बट
वॉज बियॉन्ड अ मॉर्टल्स शेयर, लेकिन ये इंसान जो एक फ़ानी मखलूक है उसके हिस्से में ये चीज़ नहीं थी, उसके हिस्से से ये चीज़ बहुत दूर थी। टू वॉन्डर सोलिटरी देयर, कि वो वहाँ तन्हा घूम सके, यानी वहाँ पर तन्हा रहकर किसी औरत के बगैर रहकर सैर करना और तन्हा घूमते फिरना इंसान के हिस्से की चीज़ नहीं थी। टू पैराडाइज़, वहाँ पर इंसान के लिए दो जन्नतें थी। ट्वेल्व इन वन, एक तो जन्नत होना उसके लिए खुशी की बात थी। टू लिव इन पैराडाइज अलोन, और दूसरी उसकी तन्हाई भी उसके लिए जन्नत ही का काम करती थी। यानी एक तो जन्नत थी, वो जन्नत थी, और दूसरा उसकी तन्हाई भी उसके लिए जन्नत ही का काम कर रही थी, यानी उसके लिए दो जन्नतें थी। हाउ वेल द स्किलफुल गार्डनर ड्रू, यानी जो माली है उसने कितनी खूबसूरती से, कितनी महारत से नक्शा खींचा है। और फ्लावर्स एंड हर्ब्स दिस डायल न्यू, यहाँ पर जो सन डायल बनाया है उसके ऊपर फूलों और जड़ी बूटियों को लगाकर गार्डनर ने यानी माली ने बहुत ही महारत से बहुत खूबसूरती वाला नक्शा बाग का बना दिया है। वेयर फ्रॉम अबव द माइल्डर सन, जहाँ पर सूरज की मध्यम सी रोशनी पड़ती है। डस्ट थ्रू अ फ्रेग्रेंट ज़ोडियक रन, और वहाँ पर जो खुशबू फूलों की होती है उस फूलों की खुशबू से हम गुज़रते हुए वक्त का अंदाज़ा कर सकते हैं। एंड एज इट वर्क्स, और जैसे ही ये काम करता है। द इंडस्ट्रियस बी, और जो मेहनती मक्खी है। कंप्यूट्स इट्स टाइम, वो अपने वक्त का अदाद व शुमार करती है, हिसाब किताब लगाती है। एज़ वेल एज़ वी डू, बिल्कुल हमारी तरह ही। तो जैसे ही ये वक्त बदलता है और जो सन डायल है उससे पता चलता है, उसमें लगे हुए फूलों की खुशबू से वक्त का पता चलता है। जैसे इंसान खुशबू से वक्त का अंदाज़ा लगाते हैं, इसी तरह से मेहनती मक्खी भी वक्त का अंदाज़ा लगाती है। हाउ कुड सच स्वीट एंड होलसम आर्स, ये खुशनुमा और सेहत अफजा, सेहत बख्शने वाले जो औकात हैं, बी रैकेंट, इनका हिसाब किताब किया जा सकता है। बट विद हर्ब्स एंड फ्लावर्स, लेकिन इन जड़ी बूटियों और फूलों के साथ नहीं किया जा सकता। यानी जो इंसान के ये खूबसूरत और बहुत ही सेहत अफजा लम्हात हैं, इनका फूलों और जड़ी बूटियों से मुआवजा नहीं किया जा सकता। यानी इंसान का जो वक्त है उससे बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले तो हम देखते हैं इस पोइम की राइम स्कीम। इस पोइम के तमाम स्टेंजास में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, यानी ए बी बी सी सी डी डी, यानी फर्स्ट टू लाइन्स कपलेट की शक्ल में आपस में राइम्ड हैं, थर्ड और फोर्थ लाइंस आपस में, फिफ्थ और सिक्स लाइंस आपस में राइम्ड हैं, और लास्ट टू लाइंस यानी सेवन्थ और एट्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि अगर हम फर्स्ट स्टेंजा देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है अमेज, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है बेज, अमेज बेज। इसी तरह से सी, ट्री, शेड, अपब्रेड, क्लोज, रिपोज, हेयर, डियर, देन, मैन, बिलो, ग्रो, रूट, सॉलिट्यूड, सीन, ग्रीन, फ्लेम, नेम, हीट, एक्सीड, वांट, फाउंड, heat, retreat, chase, race, sow, grow, speed, read, lead, heat, wind, wine, peach, reach, pass, grass, less, happiness, kind, find, these, seize, made, shade, foot, root, aside, glide, sings, wings, flight, light। उसके बाद state, mate, sweet, meet, share, there, one, alone। उसके बाद drew, new, sun, run, be, we, hours, flowers। ये थी इस पोइम की राइम स्कीम। उसके बाद नेक्स्ट है एंजायमेंट। एंजायमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजायमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजायमेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 1 एक रन ऑन लाइन है जिसमें एंजायमेंट की टेक्निक को यूज़ किया गया है। जैसा कि पार्ट कहता है, हाउ वेनली मैन देमसेल्व्स अमेज, इंसान किस हद तक अज खुद हैरान होते हैं। अब वो किस चीज़ के लिए, वो लाइन नंबर 2 में बयान करता है, टू विन द पाम द ओक और बेज, यानी पाम, ओक और बेज के पत्तों को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट है सिम्बोलिज्म। इस पोइम में बहुत से सिंबल्स भी यूज़ किए गए हैं। जैसा कि अगर हम फर्स्ट 2 लाइंस को देखें तो इसमें पाम, ओक और बेज के सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। यानी जो पाम है वो विक्ट्री का सिंबल है, ओक लीडरशिप का और बेज पोइटिक टैलेंट का सिंबल है। उसके बाद लाइन नंबर 17 को अगर हम देखें तो इसमें वाइट और रेड के वर्ड यूज़ किए गए हैं। वाइट वीमन ब्यूटी का सिंबल है जो कि उनके ब्यूटीफुल वाइट फेस का सिंबल है,
और रेड उनके ब्यूटीफुल रेड लिप्स का सिंबल है। उसके बाद नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी चीज़ को किसी क्वालिटी की बेस पर उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 3 और 4 का अगर हम देखें तो उसमें वो कहता है एंड देयर अनसेसेंट लेबर्स सी क्राउन फ्रॉम सम सिंगल हर्ब और ट्री, यानी जो उनके क्राउन से जो कि किसी हर्ब या ट्री से हासिल हो रहे थे उनका जिक्र किया गया है और ये सिंबल है उनकी मेहनत का और उनके रिवार्ड्स का। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 5 और 6 को अगर हम देखें तो उसमें वो कहता है हुज शॉर्ट एंड नैरो वर्ड शेड डज प्रूडेंटली देयर टॉयल्स अपब्रेड, यानी वो जो साया है वो उनकी मेहनत का मजाक उड़ाता है। यहाँ पर उसने उनके शेड को पर्सोनीफाई किया है। उसके बाद लाइन नंबर 9 और 10 में अगर हम देखें तो उसमें वो कहता है फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हेयर एंड इनोसेंस दाई सिस्टर डियर, यानी वो क्वाइट और इसके साथ साथ इनोसेंस को सिस्टर्स डिक्लेयर कर रहा है, इन दोनों को पर्सोनीफाई कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 51 और 52 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है कास्टिंग द बॉडीज वेस्ट असाइड माई सोल इनटू द बॉस डज ग्लाइड, यानी वो अपनी रूह को पर्सोनीफाई करता है और वो कहता है वो जिस्म के लिबास को उतार देती है और शाखों की तरफ कदम बढ़ाती है। उसके बाद नेक्स्ट है जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन का मतलब है दो डिफरेंट आइडियाज़ को बयान करना। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा में वो कहता है कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत हासिल करके जिन पत्तों को हासिल करते हैं वो तो ऑलरेडी दरख्तों के साथ मोहतात में होते हैं, इसलिए दरख्तों के जो साए हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं। यानी एक तरफ तो वो इंसानों की मेहनत का जिक्र करता है और दूसरी तरफ उन पत्तों की मोहतात का जिक्र करता है जो कि बग़ैर मेहनत के ही दरख्तों और पौधों को हासिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है किसी लाइन में पॉइंट अगर पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए पॉज या ब्रेक ले तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में फेयर क्वाइट के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी सिफात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाजना करना। जैसा कि लाइन नंबर 17 और 18 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है नो वाइट नो रेड वॉज एवर सीन सो एमरस एज दिस लवली ग्रीन, यानी वो सरसब्ज़ो शादाब पौधों को एक खूबसूरत औरत के सफ़ेद चेहरे और सुर्ख होंठों के साथ कंपेयर कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 19 में वो कहता है फॉन्ड लवर्स क्रूअल एज देयर फ्लेम, यानी वो जो आशिक हैं उन्हें फ्लेम के साथ यानी शोले के साथ कंपेयर कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 52 और 53 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है माई सोल इन टू द बॉज डज ग्लाइड देयर लाइक अ बर्ड इट सिट्स एंड सिंग्स, वो कहता है कि जो मेरी रूह है वो एक परिंदे की मानिंद बैठती है और गीत गाती है, यानी वो अपनी रूह को परिंदे के साथ कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इसका मतलब है कि अगर पोएट किसी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 18 में दिस ग्रीन, लाइन नंबर 37 में नेक्ट्रीन और पीच। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे, मुखातब करे तो इसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 23 और 24 को अगर हम देखें तो इसमें वो दरख्तों को मुखातब करते हुए कहता है फेयर ट्रीज wheresoever your barks I want no name shall but your own be found। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। जैसा कि लाइन नंबर 29 से लेकर 32 में अगर हम देखें तो इसमें अपोलो, डेफने, उसके बाद पैन और सिरिंक्स का एलुजन यूज़ किया गया है। उसके बाद अगर हम 8th स्टेंजा को देखें तो इसमें बिब्लिकल एलुजन यूज़ किया गया है, यानी एडम और ईव का जिक्र किया गया है जब वो पैराडाइज में रहते थे, जन्नत में रहते थे। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही लाइन में एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 4 में सम और सिंगल, ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 5 में शॉर्ट, शेड, लाइन नंबर 20 में दीज, देयर, लाइन नंबर 22 में हाउ, हर्ट्स, लाइन नंबर 24 में नो, नेम, लाइन नंबर 25 में हैव, हीट, लाइन नंबर 41 में मीनवाइल, माइंड, लाइन नंबर 49 में फाउंटेन, फुट, लाइन नंबर 57 में सच, स्टेट, लाइन नंबर 58 में वॉक्ड विदाउट। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 को अगर हम देखें तो इसमें वीनली और मैन, इन दोनों वर्ड्स में एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 7 में वाइल, ऑल, लाइन नंबर 11 में मिस्टेकन, देन, लाइन नंबर 17 में नॉर, एवर, लाइन नंबर 23 में फेयर, योर, लाइन नंबर 25 में व्हेन, रन, लाइन नंबर 26 में बेस्ट, रिट्रीट, लाइन नंबर 34 में राइप, एप्पल्स, ड्रॉप, लाइन नंबर 60 में व्हाट येट मीट।
नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में मैन और दमसेल्व्स, इन दोनों वर्ड्स में ई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 11 में मिस्टेकन, देन लाइन नंबर 17 में एंड, एवर, लाइन नंबर 20 में दीज ट्रीज, लाइन नंबर 22 में दीज ब्यूटीज एक्सीड, लाइन नंबर 26 में हिदर हीज, लाइन नंबर 28 में स्टिल, इन, डिड, लाइन नंबर 41 में मीनवाइल, माइंड, लाइन नंबर 53 में इट सिट्स सिंग्स, लाइन नंबर 54 में इट्स सिल्वर विंग्स, लाइन नंबर 60 में हेल्प येट। उसके अलावा पोइट ने बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि पाम, ओक, बेज, हर्ब, ट्री, शॉर्ट एंड नैरो वर्ड, शेड, फ्लावर्स, गार्लैंड्स, सीक्रेट प्लांट्स, फ्लेम, एप्पल्स, वाइन, वर्ड्स, सीज, ग्रीन शेड्स, फाउंटेन, मोसी रूट, बर्ड, सिल्वर विंग्स, डायल, बी। उसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम्स को देखें तो इसमें ब्यूटी ऑफ नेचर का जिक्र किया गया है, सॉलिट्यूड यानी तन्हाई का जिक्र किया गया है, इसके साथ साथ फिज़िकल लव और ख़वातीन से नफ़रत का भी जिक्र किया गया है। इस पोएम में जिन लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच का जिक्र किया गया है, इन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।